In the first episode, we watched how the testing is being done at a laboratory at IIM Jammu. In this episode, we will talk to doctors and scientists to understand in detail why coronavirus is so contagious, why its spread is of so high degree, and if the vaccine could be available by the end of this year. We will try to understand from Dr. Harleen कि ये जो सैंपल प्रोसेसिंग जो होती है उसका सिस्टम कैसे शुरू होता है, फर्स्ट स्टेज क्या होती है मैडम हमारे जो जम्मू रीजन में सैंपल टेस्टिंग की, आप बताएंगे कुछ? कोई भी सस्पेक्टेड केस होता है उसको हम कोरोना वायरस टेस्टिंग आइसोलेशन वार्ड में भेजा जाता है, जहाँ पे उनके स्वैब्स लिए जाते हैं, थ्रोट स्वैब और नेज़ल स्वैब लिए जाते हैं। इनको फिर VTM वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम में डाल के एक अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करके 4 डिग्रीज़ का टेम्परेचर मेंटेन करके ट्रिपल लेयर पैकिंग में फिर ये भेजा जाता है टू द कंसर्न लेबॉर्ट्रीज़। तो जैसे ही लेबॉर्ट्री में पहुंचते हैं तो वो उनकी नंबरिंग स्टार्ट हो जाती है। एज आई शोन यू इन द लेबॉर्ट्री, वहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट होके सैंपल की सेग्रीगेशन हो जाती है। देन कमिंग टू द RNA एक्सट्रैक्शन, RNA निकाल के देन उसके बाद RNA निकालना भी एक टीडियस जॉब है। मेन जो क्रूशियल पॉइंट है वो RNA एक्सट्रैक्शन है, जिसमें सबसे ज़्यादा खतरा रहता है वर्किंग टेक्नीशियन को या वर्किंग पर्सन को, जो उसकी एम्पलीफिकेशन करके RNA की एम्पलीफिकेशन करके फिर ये रिजल्ट्स आउट करते हैं। इट ऑल्सो टेक्स अबाउट 90 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन द किट यूज्ड। अब डॉक्टर साहब जैसे डॉक्टर हरलीन ने बताया कि जो हमारे जो वेदर से टेक्नीशियन और डॉक्टर्स जो एनालाइज कर रहे हैं सैंपल्स को, वो एक बार जब जो लेबॉर्ट्री जो है जिस पे चले जाते हैं दे डोंट हैव टू कम आउट फॉर एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स। तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे वो आ क्यों नहीं सकते 4 या 5 घंटे तक? व्हाट इज द रीज़न कि उनको वहीं पे चेंबर में रहना पड़ता है? तो जब वो अगर एक सैंपल अगर हैंडल कर रहे हैं तो ये एज्यूम किया जाता है कि वो हो सकता है वो वायरस या वो सैंपल्स उनके ऊपर भी आ गया हो। तो अगर वो आएंगे तो एक तरह से एनवायरनमेंट में उसको स्प्रेड करेंगे। तो इसलिए एक और ये BSL-3 का एक नॉर्म भी है। देखिए मतलब उसका एक SOP होता है कि जब आप एक इंसान अंदर काम करता है तो वो काम ख़त्म करके ही आता है और वो अपने PPEs उतार के आता है। और जैसे मैडम ने पहले आपको बताया कि PPEs उतारने का भी एक तरीका होता है। तो इसलिए ये नहीं पॉसिबल होता कि आप फ्रीक्वेंटली अंदर बाहर आएंगे। आप आएंगे तो आपको फिर दोबारा से नया PPE पहन कर जाना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी टेक्नीशियन अंदर जा रहा है कि ही शुड बी वेल फेड, ही शुड बी वेल हाइड्रेटेड, एंड देन आई मीन मेंटली भी उसको एग्जॉस्टेड सा नहीं होना चाहिए। ही शुड हैव हैड अ प्रॉपर स्लीप एट नाइट। So I mean it's a stressful work. It's stressful because inside it is under negative air pressure. So negative air pressure में बहुत ज़्यादातर जब इंसान काम करेगा तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेस फील होगा। ये एक चीज़ समझ, जैसे आपने डॉक्टर साहब बता रहे हैं नेगेटिव एयर प्रेशर, एक लेमैन को समझाइए व्हाट एग्जैक्टली इज नेगेटिव एयर प्रेशर, होता क्या है? जी, नेगेटिव एयर प्रेशर का मतलब ये है कि हम उस रूम में से ज़्यादा एग्जॉस्ट ले रहे हैं। सप्लाई less of supply, more of exhaust. So like one unit of oxygen and you are taking out the air. Okay. So like if we are pushing in 1 unit of air, we are taking 2 unit out. So when you continuously do that, and why it is being done? Why it is being done? So when we do that, we make sure that nothing is escaping out. So negative air pressure is always, there is always a drag which pulls everything inside. So whenever a person is working inside, he can just feel from the door that the air is gushing in. It's not moving out. So that creates a drag that nothing is coming out. So that's a part of a containment. That's वो एक safety measure. वो एक safety measure. Actually you are taking infectious air out, right? इन्फेक्शियस एयर करके आप एक हेल्दी एयर अंदर भेज रहे हैं। अच्छा, दिस इज द मेन, इसलिए वो ड्रैग अंदर रहता है। हाँ, तो जहाँ हम एयर को बैलेंस कर देंगे तो वो एक्सचेंज नहीं होगा। पॉजिटिव होगा तो एयर उल्टा बाहर आ जाएगी। तो हमें उसको हमेशा वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस इन सच अ वे दैट मोर ऑफ एयर इज टेकन आउट एंड लेस ऑफ एयर इज पुश्ड। अब यही जो एयर है ये HEPA फिल्टर से होके बाहर निकलती है। इसको ऊपर खींचने के लिए मोटर्स यूज़ की जाती हैं, तो वो बाहर भी लगी हैं, वो आपको फिर अभी दिखा देंगे। तो इसलिए वो एक नेगेटिव प्रेशर बिल्ड हो जाता है अंदर। अब मैडम दूसरा जो एक मेजर कंसर्न है नॉट ओनली इंडिया बट थ्रू द वर्ल्ड
कि जो टेस्टिंग जो है वो इतनी ज़्यादा लेवल पे जो नहीं हो रही है, हालांकि JNK में थोड़ा रैंप अप किया है गवर्नमेंट ने। तो आप हमारे आपसे बताएंगे कि अभी तक या इस जगह पे कितने सैंपल्स टेस्ट हो चुके हैं, डेली कितने आ रहे हैं, और आपने फैसिलिटीज़ को किस तरह से रैंप अप किया है, ये 2-3 चीज़ें बता दें। ये पहले स्टार्टिंग में जब हमको ये लैब प्रोवाइड की गई थी तो हमने स्टार्टिंग में टेस्टिंग के लिए थोड़े से कम सैंपल्स लिए कि हम कर भी पा रहे हैं कि नहीं। धीरे हमने सैंपल का साइज़ बढ़ाया, फिर गवर्नमेंट ने हमको अलाउ किया कि आप पुलिंग कर लीजिए सैंपल्स की, तो हम पुलिंग में आ गए हैं। अब आज की डेट में वी हैव कंप्लीटेड मोर देन 2000 टेस्ट इन अ पीरियड ऑफ 20 to 25 डेज। जी जी। तो डेली कितने सैंपल्स वाले यहाँ पर टेस्ट होते हैं यहाँ पे? डेली तकरीबन 300 हम कर लेते हैं। डेली 300 हो जाते हैं। तो ये तो IIM जम्मू में 300 हो रहे हैं, तो मेडिकल कॉलेज जम्मू वहाँ भी इतने ही होते हैं? नहीं, वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। अब डॉक्टर साहब दूसरी बात तो उसमें आती है कि जो लेमन समझने की कोशिश करना चाहता है, उसको कईयों को मालूम है, कईयों को नहीं मालूम। जैसे डॉक्टर हरलीन ने बताया कि इससे टीडियस जॉब 4 से 5 घंटे लगते हैं। दूसरा फिर आपने बताया एक्सट्रैक्शन के बाद फिर उसको जो आपने मशीन बताई थी जो एनालाइज करती है, आप बताएं कि ये इसको एक्सट्रैक्शन करने में 4 से 5 घंटे क्यों लगते हैं, और जो इस वायरस की जो स्ट्रेन्स जो होती है कि बाकी वायरस के स्ट्रेन से क्या डिस्टिंक्ट होती है, ये थोड़ा बताएंगे आप? तो इसका जो एक एक्सट्रैक्शन के लिए किट्स यूज़ होती हैं, तो किट्स में चाहे हम एक सैंपल भी लें या इसके अंदर जो लिमिटिंग फैक्टर होते हैं वो एक सेंट्रीफ्यूज आपने अंदर देखा होगा, तो उसके अंदर एक स्लॉट्स होते हैं। तो हम एक भी टीम जो है वो 24 सैंपल से ज़्यादा नहीं कर पाती है, और प्लस जो एक SOP है तो उसमें हर एक स्टेप पर आपको कुछ मिनट पर एक सॉल्यूशंस के साथ इंक्यूबेट करना है, फिर उसको स्पिन करना है, तो वहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है। तो हमें जब एक SOP फॉलो करेंगे तो वो बिल्कुल टाइम ड्रिवन है कि एक स्टेप 5 मिनट का है, दूसरा 10 मिनट का है, तो आप उसको जब ऐड अप करोगे तो वो उतना टाइम बन ही जाएगा। एंड ऐड टू द नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है, एक सैंपल होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने जो आपको टाइम दिया है कि 4 घंटे लगेंगे, तो 4 घंटे हमें 4 घंटे के अंदर हम 24 सैंपल्स प्रोसेस कर लेते हैं। अगर वो 24 का पूल बना हुआ होगा तो आप उसको इंटू 5 कर लीजिए, तो 120 के करीब सैंपल्स हो जाएंगे। तो इसलिए और दूसरा जो आप स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, वो एक अलग स्टडी है, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है। उसमें क्या किया जाता है कि जब RNA निकल जाता है तो RNA को सीक्वेंस किया जाता है, सीक्वेंस के बाद ये कंपेयर किया जाता है, और अब बहुत सारी सीक्वेंसेस अवेलेबल हो गई। इंडिया में भी आई थिंक 100 के करीब सीक्वेंसेस हो गई हमारी, और CSIR की लैब है, CCMB हैदराबाद में है, दिल्ली में IGI भी है, वो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं सीक्वेंसिंग के लिए। सीक्वेंसिंग से एक्चुअली सोर्स ऑफ ओरिजिन पता चलता है, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि इसका ओरिजिन वुहान से है, तो लेकिन अभी इंडिया में जो सीक्वेंसिंग से अभी पता चल रहा है कि कहीं कुछ आध स्ट्रेन्स ईरान से भी आए हुए हैं। तो मतलब या हो सकता है कि कुछ लेवल पर वो वही स्ट्रेन वहाँ जाकर म्यूटेट हुआ है, बट म्यूटेशन का भी इतना कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये बोला जा रहा है कि म्यूटेट इतना रैपिडली नहीं हुआ है। तो सीक्वेंसिंग एक बहुत उसको सोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। से आप देख सकते हैं कि कहाँ से क्या निकला है, वो किधर किधर गया है, और आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। बेसिकली यू कैन ट्रेस द वायरस की ओरिजिनेट कहाँ से हुआ और यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो मैडम एक जो बात हम लोग जानना जो चाहते हैं कि बार बार बात एक रीइंफोर्स की जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोइए आप, सैनिटाइजेशन यूज़ कीजिए। बेसिकली रीज़न क्या है, एक आम लेमैन को समझाया कि व्हाई इट इज़ बीइंग रीइंफोर्स्ड अगेन एंड अगेन। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो वायरस है इसकी बाकी वायरसेस से इसलिए भी अलग है क्योंकि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कंटेजियस है, ये एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है। तो अगर आप गैप रखेंगे, आप उसके साथ दूर रहेंगे, और ये एरोसोल्स में आ रहा है, ये आपके बोलने से, इवन आपके ब्रीदिंग से। क्यों आपको मास्क पहनने के लिए बोला जाता है कि जब आप ब्रीथ करते हैं तो कुछ हवा बाहर जाती है, हो सकता है आपका उस हवा में कोरोना वायरस पड़ा हो और वो आपके साथ में जो खड़ा है वो ब्रीथ इन करे वो हवा। तो इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, एंड आप अच्छे से हाथ धोइए। अब लोग सैनिटाइज़र के पीछे पड़े हैं,
I think washing with soap and water is much better than using a hand sanitizer. देखिए ये सोशल स्टिग्मा नहीं है, दिस इज़ नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कि आप शर्म कर रहे हैं बताने में। इसमें आपने इनहेल किया है जो आपको नहीं पता है, तो आप इजीली अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं कंसर्न डॉक्टर्स को। हेल्पलाइन नंबर्स गवर्नमेंट ने दिए हैं, उनको फ़ोन कर दीजिए कि हमारी ये हिस्ट्री है, हमने ऐसा हमको फ़ील हो रहा है, तो फिर गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है इस मामले में, वो अपनी टीम भेज देती है उस जगह पे, उस एड्रेस पे। डॉक्टर साहब एक तो लास्ट बात हम पूछना जो चाहते हैं, ये जो आपकी लेबोरेटरी जो आपकी जो है, जिसको हमने कहा था कि सेफ्टी लेवल 3 जो है, तो एक आम लोगों को बताएंगे कि व्हाई इट इज बीइंग ग्रेडेड एज सेफ्टी लेवल 3, ये बताएंगे। इसका थोड़ा सा बायोलॉजिकल डेफिनेशन है। ये कैटेगराइजेशन पैथोजेंस के ऊपर होती है। लेवल 1 जो होते हैं, जो लेवल 1 लैब होती है कि सिंपल एक बायोसेफ्टी कैबिनेट है, तो उसमें वो आप पैथोजन हैंडल कर रहे हैं जो कम्युनिटी और इंडिविजुअल को थ्रेट नहीं है जी। उसके बाद एक लेवल 2 आ जाती है। लेवल 2 में थोड़ा सा कंटेनमेंट बढ़ जाता है कि आपको जो है खुले टेबल के ऊपर ऑर्गेनिज्म नहीं हैंडल करना है, बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर करना है और आपकी लैब की विसिनिटी के अंदर ऑटोक्लेव हो और एक इनडायरेक्ट एंट्री हो, एक एंटी रूम हो कि आप एक रूम में जा रहे हैं, वहाँ पर आपने ऐप को चेंज ओवर लिया, फिर आप कर रहे हैं, तो वो लेवल 2 हो जाती है। लेवल 2 में हम ये देख लेते हैं कि वो पैथोजन आप हैंडल कर रहे हैं जो इंडिविजुअल को थ्रेट है। आप पैथोजन नेम इनको हाँ, पैथोजन का मतलब बैक्टीरिया या वायरस। बैक्टीरिया वायरस वो हैंडल कर रहे हैं जो इंडिविजुअल के लिए थ्रेट है लेकिन कम्युनिटी के लिए नहीं है, और उसके लिए इफेक्टिव थेरेप्यूटिक्स यानी इफेक्टिव ड्रग और इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है। तो मतलब ये है कि उससे इन्फेक्ट इंडिविजुअल होगा और वो ठीक भी हो जाएगा, तो उसको हमने कह दिया लेवल 2। लेवल 3 में जो होती हैं ज़्यादातर एयरबोर्न कंटेजियस डिजीज आती हैं विच आर थ्रेट टू द इंडिविजुअल एंड थ्रेट टू द कम्युनिटी। ठीक है, जिसके लिए इफेक्टिव थेरेप्यूटिक्स अवेलेबल है बट वैक्सीनेशन भी है, बट दोज डिजीज आर थ्रेट टू द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। मोस्ट ऑफ दीज डिजीजेज आर एयरबोर्न, सो दैट इज व्हाई वी यूज लेवल 3 लेबोरेटरी विच हैज़ अ कंटेनमेंट फैसिलिटी, जिसका आपको हमने पहले सारा बता दिया है कि उसके अंदर क्या क्या। इसके ऊपर जाके फिर लेवल 4 आता है। लेवल 4 वो डिजीज़ हैं जो ह्यूमन के अंदर रिपोर्ट ही नहीं हुई है। ठीक है, जूनोटिक बोलते हैं उनको, एनिमल्स के अंदर है। तो अगर कोई इस वायरस के ऊपर लैब में काम कर रहा हो तो उसको लेवल 4 की लैब में काम करना होता है कि वो और वो उसमें लेवल ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा होता है, और उसके अंदर जो आपने पीपीईज देखे हैं वो एक तरह के एस्ट्रोनॉट गाउन्स होते हैं, और उसको वो लैब की एयर भी नहीं ब्रीथ करता है, ही हैज़ टू ब्रीथ थ्रू एन ऑक्सीजन। तो उसका एक आपने देखा होगा, अगर कभी मूवीज़ में देखें तो वो सिलेंडर जैसा लगा है या एक पाइप वायर जैसा चल रहा है, तो उसके थ्रू ब्रीथ करते हैं। तो वो वहाँ पर लेवल और बढ़ जाता है कि आप वो चीज़ अननोन चीज़ हैंडल कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप अननोन की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे लेवल बढ़ते चले जाते हैं। अब लास्ट में हम दोनों से एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आप एक जो लोग इन्फेक्टेड जो हो जाते हैं वो भी घबरा जाते हैं, आप उनको क्या बताना चाहिए क्योंकि इसका मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम है, आई मीन 1 पॉइंट कुछ है, हालांकि कई जगह तो कहते हैं कि 1 से भी कम है। क्या कुछ जो पॉजिटिव हो गया है और जिसको बाद में हम कहते हैं डिस्चार्ज कर दिया गया है, क्या उनको घबराना चाहिए? रेकरेंस के इसके अंदर कोई आई मीन रेकरेंस का कोई चांसेस हैं या नहीं है? और डॉक्टर साहब दूसरी आपसे अंत में ये पूछना चाहेंगे कि जितनी आपकी जो स्टडी जो बताती है, जो आप स्ट्रेन्स देख रहे हैं, कि how much time it will take to develop a vaccine? I mean, it's not a question directly related to you, but just to understand, because you're a technical person, so that we can understand कि इसकी vaccine how long does it will take to make a vaccine out of it? तो मैडम पहले आप बताइए। पहले मैं आपको बताती हूँ, एक होता है R0 फैक्टर। R0 फैक्टर इज़ अ फैक्टर which shows the infectivity of the वायरस। जैसे R0 फैक्टर वो हुआ कि एक इन्फेक्टेड बंदे ने कितने एवरेज बाकी बंदों को इन्फेक्ट किया। ठीक है, अब हम बात करें 1918 में जो फ्लू हुआ था, स्पेनिश फ्लू हुआ था, उसमें R0 फैक्टर था 1.4 to 2.8 और उसमें 50 मिलियन लोग की डेथ हुई थी।
ठीक है। इस केस में हमारा जो आर नॉट फैक्टर है कोरोना वायरस का, इट इज़ 5.7। आप सोचिए कितनी ज़्यादा इन्फेक्टिविटी है। थैंकफुली मोर्टेलिटी कम है, लेकिन मॉर्बिडिटी बहुत है। मोर्टेलिटी उन लोगों की है जो जिनमें कोमॉर्बिडिटी है या जो ओल्ड एज लोग हैं। अब तो गवर्नमेंट ने कुछ एक लिमिट रखी है कि 60 अबव, आई थिंक उन्होंने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है कि 60 अबव लोग बाहर नहीं जाएंगे। 10 ईयर से छोटे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। तो ये जो आर फैक्टर है दैट डिटर्मिन्स कि कितना इन्फेक्टिव है। तो अगर आर नॉट फैक्टर आपका लेस देन 1 है, इसका मतलब एक बंदे ने एक से कम बंदे को इन्फेक्ट किया। उस केस में क्या होता है कि आप डिक्लाइन की फेज चले जाता है आपका डिजीज़। जब आर नॉट फैक्टर 1 हुआ तो इसका मतलब है कि स्टेबल है सोसाइटी में, बट एपिडेमिक नहीं होगा। जब आर नॉट फैक्टर आपका मोर देन 1 हो गया तो दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा, इसका मतलब एक बंदा एक से ज़्यादा को इन्फेक्ट कर रहा है, तो दैट मे गो टू द एपिडेमिक स्टेट। तो वो हमको जानना ज़रूरी होता है। अभी इस केस में क्या है, आर नॉट फैक्टर इज़ मोर देन 5.7। सो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा इन्फेक्टिव है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, वो जो आपसे आखिरी क्वेश्चन हम पूछना चाहते थे कि वैक्सीन की प्रोबेबिलिटी क्या है, अवेलेबल हो भी सकती है नियर फ्यूचर में, रीज़न क्या है डिले का, थोड़ा आम दर्शकों को बताओ। नहीं, रीज़न कोई भी एक वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो एक टाइम बाउंड प्रोसेस होता है। उसमें सेफ्टी इवैल्यूएशन होती है, फिर एफिकेसी आती है। तो कोई भी चीज़ जब इंसान को दी जाती है तो हम पहले ये इंश्योर करते हैं कि वो सेफ़ है कि नहीं। एफिकेसी नंबर 2 पर आता है। तो इसलिए कोई भी वैक्सीन डेवलप करने के लिए 1 से 2 साल लग जाते हैं, और वो भी उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं हुई तो आप फिर ज़ीरो से शुरू करेंगे। तो इसलिए इसमें अब क्योंकि थोड़ा सा लोग चाह रहे हैं कि एफिकेसी इसमें पहले देख ली जाए, तो हो सकता है कि बाय दिस ईयर एंड वी मे सी सम सक्सेस हियर। चांसेस एज अ साइंटिस्ट आई एम होपफुल फ्रॉम द फैक्ट दैट दिस वायरस इज़ नॉट म्यूटेटिंग। ये इसमें सुनने में आ रहा है कि म्यूटेट नहीं हो रहा है। म्यूटेट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जो भी हम इसका प्रोटीन टारगेट करेंगे वो स्टेबल है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इफेक्टिव वैक्सीन बनाई जा सकती है। वैक्सीन उन वायरसेस की बन पाती है जो अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता। हाँ जी। तो जैसे HIV की वैक्सीन नहीं बन पाई क्योंकि HIV अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। तो आप वैक्सीन किसी एक एंटीजन के अगेंस्ट बनाते हैं, उतनी देर में उसने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया होता है। तो इस केस में वी बोथ आर होपफुल। क्यों सर? वी बोथ आर होपफुल कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी मे कम आउट विद सम गुड रिजल्ट्स, सम गुड हैपनिंग्स। हर कोई इवन इन वो कहते हैं कि हर कोई ऐसी परिस्थिति जब आती है तो एक लर्निंग प्रोसेस भी मिल जाता है हर आदमी को। आप दोनों का फील्ड तो है एक ही है पर थोड़ा सा डाइवर्स होता है। सो व्हाट हैज़ बीन द लर्निंग प्रोसेस फॉर यू? और इस सारे जो कोविड का जो सिस्टम सबसे हुआ, व्हाट हैज़ बीन द लर्निंग प्रोसेस? मैंने तो अपनी लाइफ में एक इतना बड़ा पैंडेमिक तो पहली बार देखा है। एंड आई वुड से दिस इज़ अ आई ओपनर फॉर रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, फॉर द न्यू जनरेशन्स टू फॉलो कि अपनी लाइफ जीनी कैसे है। नाउ वी शुड नो कि कुछ पैंडेमिक आ जाए तो हाउ शुड बी योर लाइफ, कैसे करेंगे आप मैनेज, क्योंकि एक देख लिया है, अब नेक्स्ट भगवान ना करे कभी कुछ हो। अब जो हमारे पुरानी चीज़ें हैं, चप्पलें बाहर उतारनी, खाने से पहले हाथ धोने, किचन से पहले नहा धो के जाना, वो सब मेरे को लगता है अब वापस रिवाइव होंगी ये सब चीज़ें कि जैसे कोई बॉडी के साथ, डेड बॉडी के साथ डील करके यू वॉश योर सेल्फ, यू टेक बाथ, ये सब चीज़ें मुझे लगता है अब लोग ज़्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे। टेक्निकल पर्सन व्हाट हैज़ बीन द लर्निंग प्रोसेस? हम लोगों के लिए एज अ साइंटिस्ट हमारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग रही है। हम लोग ना अपने आप को, मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे जैसे बहुत साइंटिस्ट हैं एक 4 दीवारी के अंदर बंद रखते थे। हम अपने काम में बिजी रहते थे, हम सोचते थे हम जो कर रहे हैं मतलब, और हमें इस टाइम हमें एक्चुअली फील्ड में काम करने का मौका मिला। आई हैव नेवर इंटरेक्टेड विद द मेडिकोज, विद डॉक्टर्स, नेवर इन माई लाइफ। तो हमें एक्चुअली पता चलता है कि फील्ड में क्या सिचुएशन है एंड हाउ एंड इट फील्स गुड लाइक if you have come here because I have connected to the society, otherwise you would not have come. आप कितनी लैब में जाके ऐसे इंटरव्यू करते होंगे, आपको नहीं। तो हमें ये इसलिए अच्छा लग रहा है कि हम लोग एक्चुअली लग रहा है कि हम डायरेक्टली सोसाइटी को कुछ दे पा रहे हैं। दे तो वैसे भी रहे थे पहले, लेकिन अब हम डायरेक्टली हेल्प कर पा रहे हैं एंड वी आर मोर इंटरेक्टिंग विद द मेडिकल फ्रेटर्निटी।
इन लोगों की प्रॉब्लम पता चल रही है, इन लोगों से हमें बहुत सीखने को मिल रहा है। रिलेशन एक डेवलप Relation develop हो रहा है और ये आइडियाज एक्सचेंज exchange हो रहे हैं। फर्दर ग्रोथ के लिए हम्म। और आई मीन जो फील्ड में जो प्रॉब्लम होती है वो यही लोग बता जी, सकते जी, जी, हैं। जी। पेशेंट्स दे आर द वंस हु आर नियर टू द पेशेंट, और हम साइंटिस्ट हैं, हम वर्कआउट करते हैं। जैसे ही हम लोग आजकल बहुत आपस में डिस्कस करते हैं कि कैसे रैंप अप कर दें जी, टेस्टिंग, जी। तो ये हमें बताते हैं कि हमें ये नंबर ले जाना है, तो जी, हम जी। थोड़ा सा अपना साइंटिफिकली करते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर देते हैं ऐसे करके। सो इट इज़ हेल्पफुल। इट इज़ म्यूचुअल बेसिकली, Mutual. इट इज़ म्यूचुअल। थैंक्स डॉक्टर हरलीन, थैंक्स डॉक्टर इरशाद, आपने अपना हमें समय दिया और जानकारी दी कि व्हाट एग्जैक्टली इज कोविड-19, इसके टेस्ट क्या हो रहे हैं, एंड थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू जी।